सरफराज उस वक्त मार्केट आया था। ऑफिस जाने से पहले उसने अपनी टाई लेनी थी, क्योंकि सुबह ही उसकी फेवरेट टाई कहीं गुम हो चुकी थी। वो आगे बढ़ ही रहा था जब उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अरे क्या करना है ये लेकर, चलो आगे। माहम मुंह बिगाड़ती मुड़ी तो सरफराज उसे देखते ही पहचान गया। आखिर कोई ये लड़की एक हफ्ता पहले उसकी आंख निकालने की कोशिश कर रही थी। आधे घंटे से जिस चीज पर हाथ रख रही हूं उसको गैर जरूरी कहकर रिजेक्ट करती जा रही है। हम क्यों आए हैं यहाँ पर? वो हल्के से गुस्से से बोली तो भरी मार्केट में मां के हाथों बेटी पर होने वाला तशद्दुद सरफराज ने अपनी आंखों से देखा था। परिसे के लिए सूट लेना है अच्छा सा, ये कपड़ा सही नहीं, वो कहकर जैसे ही आगे बढ़ी तो माहम उनके पीछे लपकी। सरफराज भी आगे चल भी दिया था। अम्मी भाई का फोन है, पूछ रहे हैं कि घर कब तक आना है। वो परिसा को घर लाए हैं। फोन कान से लगाए उसने कमाल अदाकारी करते हुए कहा तो वो सब छोड़कर वापस जाने के लिए तैयार होगी। या अल्लाह माफ करना, बस छोटा सा झूठ बोला है। खुद सही बोलती वो तेज तेज चल रही थी। सरफराज ने उसका झूठ और बड़बड़ाहट वाज़ेह सुन ली थी। झूठी कहीं की, वो भी ज़ेरे लब बोला था। एक्सक्यूज मी, ये झूठी किसे कहा आपने? न जाने वो अचानक कैसे आ गई थी, मगर सरफराज डर गया था उसके आने पर। मैंने कब कहा? उसने फौरन ना कहा तो माहम ने उसे ऊपर से नीचे देखा। वापस जाते उसकी नजर उस पर पड़ चुकी थी, मगर वो इग्नोर करके जाना बेहतर समझ रही थी। लेकिन सरफराज ने उसे झूठी कहा था तो उसने भी जाते उसे कहा झूठा। दांत पीसकर बोलती उसे उसी का लकब वापस लौटाकर मुड़ गई थी और सरफराज तो अपनी जगह हक्का बक्का रह गया था। परिसा, मुझे काफी कमजोरी फील हो रही है, तो मुझे हॉस्पिटल ले जा सकती हो? परिसा ऑफिस के लिए निकल रही थी जब अरफा ने उसे रोका। वो ज्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी, इसलिए परिसा को कहना मुनासिब समझा। परिसा ने उसे 10 मिनट का कहकर हाफ लीव के लिए ऑफिस में फोन किया था। ओके चलो अब। वो उसे साथ लेकर बाहर आई थी। अरफा 2 दिन से खामोश थी। उसका प्लान लंबा होता जा रहा था और उसे ताबिश के पास जाना था। ताबिश का उसे न ढूंढना उसे बेचैन कर रहा था। तुम जाओ अंदर, मैं वेट करती हूँ। हॉस्पिटल पहुंचकर वो अपॉइंटमेंट लेकर अरफा के पास आई थी। अरफा डॉक्टर के केबिन में गई तो परिसा का फोन बजा। यार एक गड़बड़ हो गई है। अम्मी को तुम्हारा नाम लेकर मार्केट से वापस लाई थी, मगर तुम नहीं मिली तो वह नाराज होकर कमरे में बंद हो गई हैं। तुम उनसे बात करो ना। फोन उठाते ही माहम की परेशान आवाज सुनकर परिसा ने अफसोस में सर हिलाया। फिर फोन काट कर हरीम बेगम को फोन किया। फूफो, आपने खुद को क्यों लॉक किया है? फोन पे होते ही परिसा ने पूछा। हाँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? 6 महीने से माँ से दूर बैठी हो, एक बार शक्ल दिखाकर फिर से गायब होगी। माँ चाहे तड़पे बीमार हो जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने शिकायती लहजे में कहा। अम्मी, परिसा ने जैसे ही बोला तो हरीम बेगम का गुस्सा कुछ कम हुआ था। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी ना आपके पास, और फिर कहीं भी नहीं जाऊंगी। आप भेजेंगे तो भी नहीं जाऊंगी। परिसा बहुत ही लाड से बोल रही थी। वो चलते चलते कुछ फासले पर भी आ गई थी। तुम बस एक बार आ जाओ, फिर कभी नहीं जाने दूंगी। इस बार मुकम्मल इंतजाम करूंगी, हरीम बेगम ने कहा तो परिसा खामोश हुई। और वो माहम को माफ कर दे, बच्ची है। अच्छा बच्ची है वो? पूरे 21 साल की है और अकल धेले की भी नहीं। परिसा यहाँ हरीम बेगम से बात कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ रूम से निकलती अरफा के बाजू को पकड़कर ताबिश उसे अपने साथ ले गया था। शेबी तुम? अरफा के चेहरे पर खुशी थी उसे देखकर, जबकि ताबिश का चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। अगर तुम मुझसे इतना ही तंग हो गई थी तो रिश्ता मुकम्मल खत्म करके आती अरफा, ताबिश ने चुभते हुए लहजे में कहा। नहीं शेबी, मैं कभी तुमसे तंग या बेजार नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। वो जैसे ही उसे छूने के लिए आगे बढ़ी तो वो 2 कदम पीछे हो गया। धोखेबाज और दगाबाज एतबार के काबिल नहीं होते। वो अपने कदम पीछे ले रहा था और अरफा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। ऐसा मत बोलो शेबी, मैं नहीं हूं धोखेबाज। मैं सिर्फ तुम्हारा बदला लेना चाहती थी, इसलिए वहां से आई थी। उसने जैसे ही शेबी के हाथ पकड़े तो वो हाथ छुड़ाकर पीछे हुआ। तुम कुछ भी करो, अब मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। मैं आज यही कहने आया था, और अपने दोस्त को कहना कि ताबिश बेवकूफ नहीं जो अपने घर और घर के बाहर होने वाली मुलाकातों से बेखबर है। ताबिश के इंकशाफ पर उसके चेहरे पर एक रंग आया था। तुम ये सब बासमा की वजह से कर रहे हो ना? मुझे उसकी वजह से छोड़ रहे हो? अरफा के लहजे में दुख तकलीफ सब कुछ था, पर वो कोई जवाब देने बिना वहां से पलट गया।
अरफा उसे दूर होता देखती रही और बाहर आकर ताबिश ने भी अपने आंसू साफ किए थे। मैडम जिद कर रही हैं आपके पास आने की, वो घर जाने से मना कर रही है, स्टीफन ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। तो जलाल ने घड़ी में वक्त देखा और फिर बासमा को यहाँ लाने की इजाजत दे दी। वो हमेशा एक ही टेक में सीन परफॉर्म करता था। जब तक वाशिंगटन पार्क में सेट लगाया था वो बाकी सीन परफॉर्म कर रहा था। वो अपना काम जल्द से जल्द मुकम्मल करवाना चाहता था। उसकी शूटिंग कुछ देर बाद की थी। फोन रखकर फिर से वो अपने डायलॉग देखने लगा। क्या यहां हो रही है शूटिंग? कार से उतरती वो जैसे ही बाहर आई तो पार्क को देखकर हैरान है कि अपनी एक्साइटमेंट में वो ये तक भूल गई कि वो स्टीफन से उर्दू में पूछ रही है कहाँ है वो। उसने अगला सवाल किया तो स्टीफन के चेहरे पर नासमझी के तासुरात आए और बासमा ने अपने सर पर हाथ मारा। आई एम सॉरी। स्टीफन मुस्कुराया और वो जलाल को फोन करके अपने पहुंचने की इतला देने के लिए रुका, मगर बासमा आगे बढ़ गई थी। वो हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। बारिश भी शुरू हो चुकी थी, जबकि वो जहां खड़ी थी वहां तो बारिश का नामो निशान भी नहीं था। वो आगे बढ़ी और उसे कार से निकलता जलाल नजर आया। ब्लैक 3 पीस सूट पहने, बाल बड़े तरीके से सेट किए हुए। उसके पीछे ही 2 लोग जल्दी से निकले। जलाल की हथेली सीधी करने पर पिछले शख्स ने फौरन गन उसके हाथ पर रखी। बासमा खड़ी ये सीन देख रही थी। जलाल ने जैसे ही गन से निशाना लिया तो बासमा ने सामने खड़ा लड़का और लड़की को देखा जो बेखौफ खड़े थे। जलाल के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई और अगले ही पल उसने गोली चला दी। लड़का सीने पर हाथ रखकर नीचे गिरा और तभी अगली गोली लड़की के पेट में मारी गई थी। जलाल गन वापस पकड़ा था। जैसे ही कार तक आया तो एक शोर उसके कानों में पड़ा था। बासमा को जमीन पर बेहोश होते देखकर उसकी तरफ भागा था। सीन तो कट हो गया था, मगर जलाल का एक लड़की के लिए फिक्रमंद होना वहां सबको हैरान कर गया था। बासमा उठो। सोफे पर लिटाकर जलाल ने उसे पुकारा और फिर पानी की बोतल उठाकर उसके चेहरे पर हाथ से पानी छिड़का तो बासमा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। आप बहुत बुरे हैं, क्यों मारा आपने उन्हें? उसने फिर से रोना शुरू किया तो जलाल ने उसे घूरा। उसकी सारी फिक्र खत्म हुई थी और उसकी परेशानी अब गुस्से में बदल चुकी थी। यहां किस लिए आई थी तुम? उसके बाजू से पकड़कर बिठाता वो बोला तो बासमा ने रोना भूलकर डर कर उसे देखा। क्या आपने सच में मार दिया उन्हें? वो डर कर पूछ रही थी। उसके चेहरे पर डर देखकर जलाल ने गहरी सांस ली। बासमा, वो सब एक्टिंग कर रहे थे, उसने झिझकते हुए पूछा। तो जलाल ने फिर उसे घूरा और वो शर्मिंदा होती अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। आइंदा तुमने ये हरकत की ना तो बहुत बुरा पेश आऊंगा तुमसे। एकदम उसके सामने बैठा उसकी आंखों में देखता बोला तो बासमा की आंखों में आंसू छलक आए। उसे साथ लगाता उसकी पीठ से हिलाने लगा। बहुत गलत करी तुम मेरे साथ बासमा, ऐसा मत करो, जलाल ने उसके कान में कहा। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला तो जलाल पीछे हुआ और शमाइम अंदर आती उसे खूंखार नजरों से जलाल के साथ जुड़ी बैठी बासमा को देखने लगी। क्या ये तुम्हारी बीवी है जलाल? जिस तरह वो पूछ रही थी जलाल को एकदम गुस्सा आया था। अपनी नजरें हटाओ इस पर से, वो उसे वार्निंग देता बोला तो शमाइम ने कहा, इसकी वजह से मुझे किडनैप किया गया और मुझे डराया गया था। आई सेड गेट आउट नाउ। वो गुस्से में बिना किसी लिहाज के बोला तो बासमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और शमाइम उस मुस्कुराहट को देखते ही मजीद चिढ़ गई थी। फिर वो बाहर चली गई और जलाल बासमा की तरफ मुड़ा। जाओ फ्रेश होकर आओ तुम। उसका लहजा नॉर्मल था। वो खड़ी होती उसकी उंगली की सीध में चलती गई। उसके जाते ही जलाल ने अपना कोट उतारा। टाई की नॉट ढीली करता हुआ अपने बालों में हाथ फेरकर खुद को पुरसुकून करने लगा। रात का यह न जाने कौन सा पहर था। अरफा मोबाइल पर जलाल की कुछ देर पहले हुई पोस्ट वीडियो देख रही थी। मैं बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा मेरी बीवी को हार्ड टॉपिक बनाने की। आज अभी और इसी वक्त मेरी इस बात को सब लोग अपने दिमागों में बिठा लें। किसी भी न्यूज चैनल ने मेरी बीवी को अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। वो मजीद भी कुछ बोल रहा था जब अरफा ने मोबाइल बेड पर फेंका। वो जलाल को वापस लाने का कोई और तरीका सोचने लगी और दूसरी तरफ माहम मोबाइल लेकर हरीम बेगम के कमरे में भाग कर आई थी। अम्मी देखें आपका दामाद, ऐसा ही ढूंढना दूसरा भी। वीडियो उनको दिखाती वो बोली तो हरीम बेगम ने उसे घूरा और अब वो गौर से जलाल की बातें सुन रही थी। हम यहां क्यों आए हैं? घर वापस ले जाने के बजाय वो बासमा को अपने साथ सेंट्रल पार्क ले आया था। गार्ड्स को वो वापस भिजवा चुका था। बासमा उससे 2 कदम आगे चल रही थी। फिनिशिंग स्पॉट पर रुककर बासमा हैरत से वहां खड़े एक कपल को मछली पकड़ते देख रही थी। जलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा,
आगे चलें? वो जैसे उससे इजाजत तलब कर रहा था। बासमा उसके साथ चलने लगी। फिर पानी के झरने के करीब आकर वो रुकी। शाम हो रही थी और सामने का मंजर उसे वहीं कैद कर गया था। जलाल उसका हाथ पकड़े आगे ले आया और एक पत्थर पर बैठकर उसने उसे अपने साथ बिठा लिया। आपने सबको बता दिया ना कि मैं आपकी बीवी हूं? उसके कंधे पर सर रखकर उसने बड़े लाड से पूछा। हाँ, क्योंकि मेरी बीवी के बारे में कोई कुछ कहे मुझे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बासमा के लिए सारे लोग गर्लफ्रेंड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, जो उसे बहुत ही बुरा गुजरा था। इसलिए उसने फौरन वीडियो अपलोड की थी। बासमा को उसने वीडियो का हिस्सा बनाने से गुरेज किया था। वो बासमा पर किसी की भी नजर नहीं पड़ने देना चाहता था। उस पर गुस्सा करने की वजह से उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर लाया था। मुझे माफ कर दे, मैंने आपको धोखा दिया था। अचानक ही उसका ये बात छेड़ना जलाल को अजीब लगा। पुरानी बातें भूल जाओ बासमा। उसका हाथ थाम कर वो उसे अपने साथ लगाकर बैठ चुका था। तुम पागल तो नहीं होगी? मैं किसी का एक्सीडेंट नहीं करूंगा। माइक अरफा के प्लान पर चिढ़कर बोला था। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जानते हो ना मैं क्या कर सकती हूं। ये मत भूलो कि तुम्हारे सारे कारनामे मेरे पास महफूज हैं। अरफा ने उसे धमकी दी तो माइक फोन काट चुका था। अब मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगी जलाल, तुम्हें यहां आना ही होगा। सारे दिन एक दूसरे के साथ गुजारने के बाद वो दोनों घर आते ही सो गए थे। रात के किसी पहर बासमा की आंख अचानक ही खुली थी। उसकी नजर करीब सोए जलाल पर पड़ी। नजर जलाल के चेहरे से होती उसके हाथ पर गई, जो उसने मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो रोज रात में उसका हाथ पकड़कर सोना अपना रूटीन बना चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का विलेन उसके लिए सब कुछ बन जाएगा। वो उसका हाथ चेहरे के करीब किए मजीद खिसक कर आगे आ गई थी। उसकी नजर जलाल के चेहरे से हट नहीं रही थी। शायद आज वो ज्यादा थका हुआ था, वरना बासमा जाग जाए और वो सोता रहे, ऐसा कहाँ मुमकिन था। मुझे नहीं पता था कि आपसे मोहब्बत हो जाएगी। मुझे धीरे से हाथ बढ़ाते हुए जलाल के माथे पर आए बाल पीछे करते हुए दिल ही दिल में बात कर रही थी। कितनी गलत थी ना मैं। छुप कर एक दोस्त बनाया, उसे हीरो बना लिया। एक अनजाने शख्स को उसकी मोहब्बत में दुश्मन मान लिया था। छुपी हुई दोस्ती थी ना, सजा तो मिलनी थी। मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी कि वो आपका दोस्त था। आपको तकलीफ नहीं दे सकती। वो हद से नहीं बढ़ा था, लेकिन मेरी जात पर, मेरी रूह पर धब्बा लगा गया था। उसकी वजह से मैं अपनी माँ और भाई को बचा नहीं पाई। शायद उस दिन मैं होश में होती तो किसी को मदद के लिए बुला लाती, लेकिन मेरी जात वहां रोन दी गई थी और मेरी माँ मुझे समेटने से पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। उसकी आंख से एक आंसू निकला था। वो दिल ही दिल में जलाल से अपना दुख बांट रही थी। और फिर जब दोबारा आपको देखा तो बहुत डर लगा था। मुझे लगा आप भी उसके जैसे होंगे, लेकिन अरफा आपी की वजह से देखें, मुझे आपसे मोहब्बत होगी। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। हर बार कोशिश की आपको बताने की, मगर अरफा आपी ने मुझे सजा दी। वो खुद भी मतलब ही निकली। उस रात वहां पुलिस आ जाती, इसलिए आपको वहां से निकाल लाई थी, लेकिन आपके गुस्से ने ही मुझे वही सब याद दिला दिया और आपने मारा भी मुझे। भाई पूछते थे आपसे कि मुझे सिर्फ आप ही क्यों याद रहे। अपनी मोहब्बत को भला कोई भूल सकता है? यही सोचते वो मुस्कुराई थी। जलाल की गिरफ्त उसके हाथ पर अचानक ही मजबूत हुई तो बासमा ने आंखें बंद कर ली। सुबह जल्दी उठना है बासमा, सो जाओ। उस पर गिरफ्त मजबूत करता वो नींद से बोझल आवाज में बोला तो बासमा ने सुकून से आंखें बंद कर ली। उनकी जिंदगी जैसे हर इम्तिहान, हर मुश्किल के बाद अब पुरसुकून हो गई थी, मगर जल्द ही शायद एक और इम्तिहान, एक और मुसीबत को उनकी जिंदगी का हिस्सा बनना था। अगला पूरा दिन उनका बहुत बिजी रहा, इसलिए वो बासमा को फोन नहीं कर पाया था। टीना आज बासमा को कुछ जगह घुमाने ले गई थी। स्टीफन उनके साथ तो था, मगर तो जलाल को भी फिक्र नहीं थी। वो घर वापस आए तो बासमा तैयार खड़ी उसके इंतजार कर रही थी। उसके आते ही वो पुरजोश होती उसे पूरे दिन की कहानी सुनाने लगी। खाने के दौरान भी वो मुसलसल बोलती रही। कुछ देर चुप रहती थी, फिर से कोई नई बात याद आ जाती तो उसका बोलना फिर से स्टार्ट हो जाता। बासमा को लेकर जहां जलाल की फीलिंग्स बदल गई थी, वहीं आज दिल एक अजीब सी ख्वाहिश भी कर रहा था। निकाह के 2 बोलों का असर था। वहीं जलाल ने कभी किसी लड़की के करीब जाने की ख्वाहिश भी नहीं की थी। बासमा को उसके पास बैठकर बोलना, बार बार उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करना उस वक्त उसके लिए काफी मुश्किल काम बना हुआ था। वो अभी ये सब नहीं चाहता था। उसके हिसाब से बासमा भी छोटी थी, तो इसी चीज का हल सोचता वो इस पर अमल कर चुका था। क्या आपको नींद आ रही है?
वो जो उसे बातें बता रही थी जलाल को आंखों पर बाजू रखकर लेटे देखकर बोली, नहीं। फिर आप लेट क्यों गए? बासमा ने उसके बाजू पर हाथ रखते हुए पूछा। तुम बोलती रहो ना, मैं सुन रहा हूं। जलाल ने थोड़ा पीछे होते हुए कहा तो बासमा ने झुक कर उसके बाजू के नीचे से झांका तो जलाल ने अपने दूसरे हाथ से उसके माथे पर उंगलियां टिकाते उससे पूछा, मुझे देखे बिना आप कैसे सुनेंगे? बासमा चिढ़कर बोली। बासमा, मैं आंखों से नहीं कानों से सुनता हूं। जलाल ने हाथ से उसे फासले बनाने का इशारा किया जिसे नजरअंदाज करती वो मजीद उसके करीब आ गई। बासमा उसके मजीद करीब होने पर उठकर बैठते हुए चिढ़कर बोला था। दोनों के सर बुरी तरह टकराए थे। उफ! अपना सर पकड़े बासमा ने रोनी शक्ल बनाई। क्या हुआ, जोर की लगी क्या? दिखाओ मुझे। उसका हाथ हटाते हुए फिक्रमंदी से बोला। उसके माथे पर फूंक मारते हुए जलाल की नजर खुद को देखती बासमा पर गई। आंखें बंद करो बासमा, उसने सख्त लहजे में कहा तो बासमा ने फौरन आंखें बंद कर ली। चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर जल्दी से बेड से उतरकर कमरे से निकल गया। ये लड़की मुझे पागल कर देगी, अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोलता हुआ चिढ़ते हुए बोला था। फिर कुछ देर बाद वो वापस अंदर आया तो बासमा वैसे ही बैठी थी। उसने उसके पास बैठे उसके दोनों हाथ पकड़े। सुनो, मुझसे एक वादा करोगी? जलाल के लहजे ने बासमा को चौंकाया तो उसने फौरन हाँ में सर हिलाया। कभी भी मेरी कमजोरी मत बनना। वो उसे हुक्म दे रहा था या वादा ले रहा था बासमा को समझ नहीं, मगर उसने फिर भी हाँ में सर हिला दिया। फिर उसके गाल थपकता वो उसे लेटने का इशारा करके लाइट्स ऑफ करके अपनी जगह पर लेट गया था। बासमा ने उसका हाथ पकड़ा तो मुस्कुराकर उसकी तरफ करवट लेकर वो फिर से आंखें बंद कर गया। ताबिश, फाइल पर साइन लेता वो जैसे ही मुड़ा तो अरबाज ने उसे पुकारा। यस सर। वो सवाली निगाहों से अरबाज को देखता हुआ बोला तो अरबाज उठकर उसके सामने आया। मैं तुम्हारा भी भाई हूं ताबिश, सगा ना सही लेकिन मोहब्बत तुमसे उतनी ही करता हूं जितनी जलाल से। अरबाज की बात पर वो सर झुका गया तो अरबाज ने पूछा, अब बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? उसके कंधे पर हाथ रखकर जैसे ही अरबाज ने पूछा तो ताबिश आगे बढ़कर उसके गले लग गया। मुझे मॉम बहुत याद आ रही है भाई। उसकी आवाज भारी हो गई थी। अरबाज ने उसकी पीठ थपकी थी। उनके लिए दुआ करो ताबिश, उनकी रूह को सुकून मिलेगा। वो उसे मशवरा दे रहा था जबकि ताबिश अपने आंसू अंदर उतार रहा था, लेकिन फिर भी एक आंसू उसकी आंखों के बंद तोड़ता बाहर निकला था। और सुनो, मर्द रोते अच्छे नहीं लगते। बचपन की आदत अभी तक छोड़ी नहीं तुमने ना? हल्के फुल्के लहजे में कहता वो उसके आंसू साफ करते हुए मुस्कुराए तो ताबिश भी मुस्कुरा दिया। डोर नॉक होने पर वो पीछे होते हुए चेहरा साफ करने लगा। अपने भाई को बताया करो जब भी कोई परेशानी हो तो। उसका गाल थपकता उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता बोला तो ताबिश को जलाल पर रश्क आया था। अरबाज ने वापस अपनी कुर्सी संभालते हुए बाहर खड़ी परीसा को अंदर आने की इजाजत दी। परीसा ने अंदर आते एक नजर ताबिश पर डाली और दूसरी अरबाज पर। एवरीथिंग इज ओके? ताबिश के चेहरे से उसे रोया रोया सा लगा। यस फाइन। ताबिश बोलकर कमरे से निकल गया तो परीसा ने उसकी पुश्त को देखा और फिर सर झटकती अरबाज की तरफ मुड़ी। सर, जलाल ने जो ये वीडियो। परीसा ने अपनी बात अधूरी छोड़ी थी। मिस परीसा, आप जलाल को नहीं जानती। अगर वो कुछ छिपाता है तो उसके पीछे वजह होती है। इतने दिन बाद अपनी और बासमा की शादी अनाउंस करने का फैसला भी उसने बासमा के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की वजह से किया था। क्या मुझे जलाल का नंबर मिल सकता है? वो अरबाज की बात के जवाब में फकत ये बात बोल सकी थी। अरबाज ने उसे नंबर लिखवा दिया। परीसा, क्या आज आप फ्री हैं ऑफिस के बाद? उससे कुछ झिझकते हुए पूछा तो परीसा ने नाम में सर हिलाया। मुझे अपनी फूफो के घर जाना है उनकी तबीयत का पता करने। अरबाज के चेहरे की चमक गुम होते देखकर उसने वजाहत दी। ऑलराइट, तो क्या हम संडे को मिल सकते हैं फॉर अ कॉफी? इस बार परीसा को इनकार करना अच्छा नहीं लगा तो वो बोली, ओके संडे डन। उसे खुद भी अरबाज से बात करनी थी इसलिए इतवार तक अपना इरादा मुलतवी कर दिया था। शायद उसे आज ही बात कर लेनी चाहिए थी क्योंकि वक्त हमेशा हमारे मुताबिक नहीं चलता। वक्त की तो अपनी चालें होती हैं जो कभी किसी के हक में बेहतर होती हैं तो कभी किसी के, और इस बार शायद वक्त उसका साथ न दे पाए। सूखे पत्तों पर पांव रखता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दिन के वक्त भी कब्रिस्तान का सन्नाटा इंसान की असलियत बता रहा था। सूखे पत्तों की आवाज कब्रिस्तान में किसी जिंदा शख्स के आने की इत्तला दे रही थी
और दूसरी तरफ हवा की सरसराहट किसी बुरी खबर की पेशन गोई भी कर रही थी। एक कब्र के करीब रुक कर वो नीचे बैठा। कब्र की मिट्टी पर हाथ फेरता वो गुस्से से मुट्ठी में मिट्टी को जकड़ चुका था। बहुत बड़ी दुश्मनी कर ली तुमने जलाल। मेरा भाई जो मासूम था उसे मार डाला तुमने। अब अपनी जिंदगी से ऐसे मुतमईन हो जैसे कुछ किया ही ना हो। दांत पीसता वो बोल रहा था और उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। उसकी माथे की रगें भी उभरी हुई थी और उसका लहजा नफरत से भरा था। विकी, ये सारी मालूमात मिली है। जलाल ने ही हमदानी की बेटी को इस्तेमाल करके तुम्हें फंसाया था। हमदानी तक खबर पहुंचाने वाला भी वही था। नोमी के कमरे के बाहर कैमरे की फुटेज में जलाल साफ दिखाई दे दिया जा सकता है। नोमी के फ्रांसिक रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उसकी मौत खौफजदा होने पर हार्ट अटैक से हुई थी। शायद जलाल ने उसे डराया हो। उसका साथी पीछे खड़ा बोल रहा था जबकि विकी की नजरें अपने भाई की कब्र पर थी। शायद 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 तुम यकीन से कुछ नहीं कह सकते क्या? पीछे मुड़कर वो जैसे ही बोला तो उसकी आवाज कब्रिस्तान की फिजा में गूंजी थी। तुम्हारे घर की सीसीटीवी फुटेज चेक की है मैंने। जलाल के अलावा एक शख्स और है जो तुम्हारे घर में दाखिल हुआ था, लेकिन नोमी के सामने वो नहीं आया। उसकी फुटेज सिर्फ तुम्हारे साथ है। वो अगली इंफॉर्मेशन उससे शेयर कर रहा था। विकी बहुत मुश्किल से जमानत करवा के बाहर आया था। उसने हरजाना भी भरा था और हमदानी से माफी की दरख्वास्त भी की थी। हमदानी माफ करने को तैयार नहीं था, लेकिन शमाइम के कहने पर उसने अपने वकील से कहकर केस वापस ले लिया था और आज सुबह ही वो जेल से छूटा था और अब जलाल से बदला लेने के लिए तैयार था। जलाल आज जल्दी घर वापस आ गया था। अब से कुछ दिन तक बाकी कैरेक्टर के सीन्स रिकॉर्ड होने थे। स्टीफन बासमा को घर ले आया था। वो भी सीधा घर ही आ गया था। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो उसे बेड पर बुक्स बखेरे बैठी बासमा दिखाई दी। पर्पल फ्रॉक पहने, बालों को खुला छोड़े जो बार बार चेहरे पर आ रहे थे। वो मुंह बिगाड़ती पीछे करी थी मगर बांधने की कोशिश नहीं की थी उसने। जलाल 2 कदम आगे आया तो उसे चॉकलेट्स और कुछ खाली रैपर्स दिखाई दिए। वो मगन से अंदाज में चॉकलेट खा रही थी और उसकी नजरें बुक्स पर थी। क्या हो रहा है? जलाल की आवाज पर वो चौंकी। जलाल को वक्त से पहले घर देकर वो खुश होती खड़ी हुई थी। आज तो आप जल्दी आ गए। उसके चेहरे पर खुशी देखकर जलाल ने आगे बढ़कर उसके कंधे को गिर्द बाजू फैलाए थे। उसकी तैयारी तो वो देख चुका था। आज तो उसने गाजर और लिपस्टिक का इस्तेमाल भी किया था। बेड के किनारे बैठकर उसने बासमा को पास बैठाया। उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आए बाल पीछे किए। अच्छी लग रही हो तुम। उसकी कही बात वो भूला नहीं था। लड़की से एलर्जिक जलाल जुनैद खान आज एक लड़की की हर बात मान रहा था। वो चाहती थी कि वो उसकी तारीफ करे तो वो कर रहा था, लेकिन एक फिल्मी एक्टर होने के बावजूद भी वो लफ्जों का इस्तेमाल नहीं कर पाया। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बदले में तारीफ करके बासमा ने जैसे फर्ज अदा किया था। ओके कैरी ऑन, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। उसका गाल थपथपाता वो उठकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो ढीले से ट्राउजर और टी शर्ट में था। परफ्यूम की तेज महक बासमा के नाक से टकराई। उसने रुख मोड़कर जलाल की तरफ देखा जो अपने मोबाइल पर कुछ चेक कर रहा था। बात सुने। बासमा के पुकारने पर उसने बासमा की तरफ देखा। आप मुझे ये प्रॉब्लम समझा देंगे? मुझसे नहीं सॉल्व हो रही और अब तो चॉकलेट भी खत्म होने वाली है। बाकी सारी बुक्स वो समेट चुकी थी। जलाल उसकी बात पर मुस्कुराया, यानी परेशान होकर वो चॉकलेट्स खा रही थी। समझा देना, आप तो मुस्कुरा रहे हैं वहां पर खड़े होकर। उसने एक बार फिर रिक्वेस्ट की तो जलाल फोन टेबल पर रखता उसके पास आया। बेड पर उसके पास बैठकर उसने बुक्स उससे ली थी। अब उसे समझा रहा था और बासमा समझदारी से सर हाँ में हिला रही थी। आधा घंटा गुजरा तो जलाल को नींद आने लगी थी, जबकि बासमा को तो लगता था कि पूरी भूख वो आज ही समझना चाहती थी। ये वाला रह गया आप। उसके होठों पर हाथ रखता उसका मुंह बंद कर चुका था। बासमा ने ना समझी से उसे देखा जो अब उसकी गोद से बुक्स उठा रहा था। हैरान तो बासमा तब हुई जब उसकी गोद में सर रखकर आंखें बंद कर गया था। तुमने बहुत थका दिया है मुझे आज, अब आधे घंटे तक हिलना भी मत। उसे ऑर्डर देता उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख चुका था और बासमा तो शॉक्ड होकर बैठी थी। कुछ ही पल गुजरे थे जब उसे जलाल की गर्म सांसों की आवाज सुनाई थी। वो हैरत से उसे देख रही थी। उसका हाथ जलाल के दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा था। उसकी खुद की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। उसने नीचे झुककर जलाल की नींद में होने का यकीन किया और फिर उसके माथे पर लब रखकर मुस्कुराकर पीछे हुई थी। जलाल के होठों पर भी एक मुस्कुराहट आकर फौरन गुम हुई थी। क्या हुआ, परेशान हो? परिसा फ्लैट में दाखिल हुई तो अरफा को यहां वहां टहलते देखकर पूछा। उसका फोन आया था और वो कह रहा था कि वो वापस आ रहा है। परिसा, मैं यहां नहीं रह सकती, वो मुझे ढूंढ लेगा।
चेहरे पर डर खौफ सजाए वो बोल रही थी, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता अरफा। मैं आबिस को बुलवाती हूं, वो पुलिस केस फाइल करेगा उसके खिलाफ। नहीं, तुम समझ नहीं रही परीसा, वो पहले भी मुझे ले गया था। अरफा ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम कहां जाओगी फिर? मैं मम्मा के पास चली जाती हूं। अरफा ने जैसे ही हाल बताया तो परीसा ने उसे देखा। ओके, कब जाना है? अरफा उसके इतनी जल्दी मान जाने पर हैरान तो ही, मगर फिर इग्नोर करती अपने प्लान पर अमल करने का सोचने लगी। अरफा, कब जाना है? परीसा ने उसे खामोश देखकर पूछा। हाँ, आज रात को, ताकि किसी को पता न चल सके। मैं यहां से सीधा एयरपोर्ट जाऊंगी। वो उसे अपना प्लान बता रही थी और परीसा फकत हाँ में सर हिला रही थी। अरफा जैसे ही रूम में गई तो परीसा बैल्कनी में आई। अपना मोबाइल निकालकर उसने जलाल का नंबर डायल किया था। आपको खाना बनाना आता है? डाइनिंग टेबल पर मुलाजमा खाना सर्व कर रही थी जब बासमा ने जलाल से पूछा। नहीं। क्यों? जलाल के जवाब पर बासमा ने मुंह बसोरा और फिर एकदम ही अपने सर पर थप्पड़ मारती बोली, उफ, मैं भूल क्यों गई। ये काम तो हीरो करता है, पर आप तो विलन है। अपनी बात पर वो खुद ही हंसी थी। जलाल के लिए समझना मुश्किल हो रहा था कि इतने उल्टे ख्याल बासमा को आखिर आ कहां से रहे थे। बासमा, चुपचाप खाना शुरू करो। उसकी प्लेट में बिरयानी डालता वो बोला तो वो सर हाँ में हिलाती खाना खाने लगी। ठीक है, उसी वक्त जलाल का फोन बजा तो वो फोन लेकर कुछ दूर आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे फोन करने की? दूसरी जानब की बात सुनते ही वो गुस्से से बोला था। कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम मेरा, तुम्हारी हर कोशिश बेकार जाने वाली है। इस बार उसका अंदाज तंज भरा था, मगर दूसरी जानब कुछ कहकर फोन कट हो गया तो जलाल ने गुस्से से फोन को देखा। टेबल पर रखे वाज को फर्श पर फेंकता वो अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था। उसे देखते ही बासमा डर कर उछली थी। हम पाकिस्तान जा रहे हैं बासमा, तैयारी कर लो। उसका लहजा नर्म था मगर बासमा को फिर भी डर लगा था। जलाल उसे डरते देखकर उसके पास बैठा, उसका हाथ अपने हाथ में लिया था। सॉरी। एक लफ्ज सी नदामत बासमा का डर भगा चुकी थी। आप गुस्सा मत किया करें, मुझे डर लगता है फिर आपसे। अच्छा, नहीं करूंगा ना। अब जल्दी से खाना खत्म करो, मैं फ्लाइट की टिकट्स बुक करवाता हूं। बासमा के मामले में वो जैसे ही खुद को वैसा बना चुका था जैसा वो कभी हुआ करता था। उसे अब इसी बात का डर लग रहा था। पर ऐसे अचानक हम क्यों जा रहे हैं? बस वैसे ही, भाई ने बुलाया है मुझे। और अब सवाल नहीं, खाना खत्म करो फिर सामान पैक कर लेना। जलाल उसे टोकता हुआ बोला, फिर उसके सर हाँ में हिलाने पर उठकर रूम की तरफ बढ़ गया। इन्होंने तो खाना खाया ही नहीं। उसके जाते ही वो बोली, भाई आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? कमरे में आते उसने अरबाज को फोन मिलाया था। हाँ तो तुम बात ही से कर रहे हो। मैं छोटा बच्चा हूं जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, तुम मुझे घर में बंद रहने का बोल रहे हो? वो ऑफिस से कुछ देर पहले ही वापस आया था। उसे परीसा का रिएक्शन सोच सोचकर टेंशन हो रही थी। जब उसे शादी का पूछेगा और यहां जलाल उसे घर में बंद रहने का बोल रहा था। बस मैंने कह दिया ना भाई, मैंने टिकट्स बुक करवा ली है, मेरे आने तक आप घर से नहीं निकलेंगे। जलाल का लहजा बहुत ही सख्त था। जलाल, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। बिला वजह? भाई वो मुझे धमकी दे रहे हैं फोन करके और आप कह रहे हैं कि बिला वजह परेशान हो रहा हूं। मैं सरफराज को अभी भेज रहा हूं आपके पास, आप तो मेरी कोई बात मानते ही नहीं। ये कहकर फोन कट कर चुका था जलाल। अरबाज ने फोन को देखा। धमकी कौन दे रहा है इसको? अरबाज ने खुद कलामी की। जहन में आज दोपहर परीसा का जलाल का नंबर मांगना भी आया था। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। अपने ख्याल को झटकता वो फ्रेश होने चला गया था। माइक, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरफा रात में ही परीसा को बिना बताए वहां से आ चुकी थी। वो होटल में रुकी थी और उसे आज हर हाल में यह काम खत्म करके ताबिश के पास जाना था। उस वक्त वो एक कैफे में बैठी थी जहां अरफा उसे प्लान समझा चुकी थी। अब उसे याद दहानी भी करवा रही थी। ओके, कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन तुम एक बार फिर सोच लो। सिर्फ एक शेबी के लिए तुम सब कुछ दांव पर लगा रही हो। वो तुमसे। शट अप माइक, मुझे बस शेबी की खुशी चाहिए, वही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। अरफा ने आसपास देखा मगर सारे चेहरे अनजान थे। वो सर झटकती माइक की तरफ मुड़ी। सुनो माइक, तुम उन तीनों को उस जगह बुलाओगे। जलाल भी आज पहुंच जाएगा यहां और फिर एक फाइनल वार करना है। वो खुश हो रही थी। माइक डिसाइड कर चुका था
कि उसके बाद वो अरफा का कोई काम नहीं करेगा, लेकिन उसे यह आखिरी काम तो करना ही था। भाई आप कहाँ जा रहे? लाउंज में बैठे सरफराज ने अरबाज को बाहर जाता देखकर पूछा तो अरबाज ने मुड़कर उसको उस अंदाज से देखा। मैं जलाल का बड़ा भाई हूं सरफराज, अगर भूल रहे हो तो याद दिला दूं? अरबाज ने संजीदगी से कहा तो सरफराज मुस्कुराया। पर अभी तो आप मेरे कैदी हैं ना, जिसे कैद करने का मुझे हुक्म मिला है, वरना वो आपका जल्लाद भाई कीमा बना देगा मेरा। आधा जुमला सीरियस अंदाज में बोलता वो आखिर में बेचारगी से बोला तो अरबाज ने मुस्कुराहट दबाई। जलाल की गाड़ी ले जाओ, एयरपोर्ट, उसकी फ्लाइट का टाइम होने वाला है, अरबाज ने कहा तो सरफराज ने नाम सर हिलाया। ड्राइवर ले गया है कार, उसने सबकी वफादारियां खरीद ली है। सरफराज ने उसे चिढ़ाते हुए कहा तो अरबाज उसे नजरअंदाज करता बाहर चला गया। भाई रुके ना, क्यों मेरी मौत को दावत दे रहे? अरबाज को कार स्टार्ट करते देखकर उसने कहा। वो अरबाज की कार के दरवाजे के साथ चिपका हुआ खड़ा था। अरबाज का फोन बजा तो उसने प्राइवेट नंबर देखकर कॉल पिक की। तुम्हारा भाई बहुत गुस्से में है, वो परीसा को मारने गया है, उसे रोक लो। फोन कट हो गया था। उसे यकीन था कि जलाल ये कभी नहीं कर सकता, मगर अनजाने खौफ के तहत वो उसी नंबर से मिले हुए पते पर जाने का इरादा करता हुआ निकला था। सरफराज भी तब तक गाड़ी में बैठ चुका था। तुम कब तक मुझे से धमकियां दोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किसी भी धमकी से मैं कभी डरी हूं? माइक ने अरबाज और आबिस को फोन करने के बाद परीसा को फोन मिलाया, लेकिन परीसा का निडर अंदाज उसे कुछ अजीब लगा था। तुमने सिर्फ अपनी बर्बादी को दावत दी है। परीसा को बेवकूफ समझने की गलती करके तुमने खुद के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर ली है। परीसा का अंदाज कुछ ऐसा था, माइक को लगा जैसे वो सब समझ चुकी थी। तुमने भी जलाल को बहुत कम जाना है परीसा, वो जलाल की नकल करता बोला तो परीसा हंस पड़ी। उसकी हंसी से माइक को गुस्सा आया था, जिसे वो कंट्रोल करता जलाल की तरह ही बोलने की कोशिश करने लगा। उसे मैसेज पर धमकी देना ज्यादा आसान लगता था बनिस्बत फोन कॉल के। क्या कह रही थी तुम? मुझे बर्बाद करोगी? एक बार फिर से कहो ना प्लीज। जब तुम जैसी लड़कियां ऐसी गलत फहमी पालती है ना तो बहुत हंसी आती है मुझे। बोलो ना, अब डर लग रहा है तुम्हें? फोन दूसरे कान पर मुंतकिल करती वो हंसी थी। तुम जानते हो मेरे हाथ क्या लगा है? तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी। और जानते हो अब मैं क्या करने वाली हूं? परीसा ने दांत पीसते हुए पूछा तो दूसरी तरफ वो गुस्से से बोला। सॉरी मिस परीसा, लेकिन आपको गुड बाय कहने का वक्त आ चुका है। बाय सिली गर्ल। माइक अपनी बात पर खुद भी परेशान हो गया था। परीसा सब जान गई थी, मतलब प्लान तो फेल हो जाता और उसके खिलाफ सबूत और वो शायद अरफा के पास ले जा चुकी थी। उसने गुस्से से मुठियां बीचते हुए पल में फैसला किया। फोन कट होते ही परीसा मुस्कुराई थी, उसके चेहरे पर भी फतह की खुशी थी। तभी वहां एक बाइक और एक कार एक साथ रुकी थी। बाइक से उतरता आबिस और कार से निकलता अरबाज दोनों ने परीसा की तरफ कदम बढ़ाए थे। परीसा हैरान हुई थी उन दोनों को देखकर। सॉरी, लेकिन तुमने ही मजबूर किया मुझे ये करने पर। मैसेज टोन बजने पर परीसा ने मैसेज पढ़ा। मैसेज पढ़कर उसने सामने देखा तो मुखालिफ तरफ से आती एक तेज रफ्तार कार उसे हिट करती आगे बढ़ गई थी। उसका बैग और फोन कुछ फासले पर गिरा और परीसा सड़क पर जा गिरी थी। परीसा! आबिस और अरबाज एक साथ चिल्लाए थे। वो दोनों भागकर उसके पास आए, जबकि अरबाज तो जमीन पर बैठता चला गया। ये तुमने क्या किया जलाल? उसके चेहरे पर तकलीफ थी। भाई जलाल ये नहीं कर सकता, कभी नहीं। सरफराज भी जलाल की कार को देख चुका था, मगर वो जानता था कि उसका दोस्त ऐसा कभी नहीं कर सकता। अब इस परीसा को उठाता उसी तरफ आया था। सरफराज ने जल्दी से कार का बैक डोर खोला। भाई जल्दी करें, चले। अरबाज को उठाता वो बोला तो वो एकदम होश में आया था। हम यहां क्यों खड़े हैं? वो लोग एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। उसकी कार अभी तक नहीं आई थी। बासमा ने उसे पूछा तो उसने अपना फोन निकाला। कार मंगवाई थी मैंने, उसने झुंझलाते हुए कहा। वो ड्राइवर को फोन मिला रहा था कि तभी एक गार्ड उसके पास आया। मिस्टर जलाल, ये आपकी कार की कीज एक आदमी देकर गया है। जलाल ने उससे कीज ले ली थी, मगर फिर भी उसे कुछ खटका था जहर में। वो बासमा का हाथ पकड़कर जैसे ही आगे आया तो डिग्गी में सामान रखकर उसने कार स्टार्ट की तो उसका फोन बज उठा। हाँ बोल। जलाल तू इस वक्त कहाँ है? ड्राइव कर रहा हूं मैं। जलाल के मसरूफ अंदाज में जवाब देने पर सरफराज ने हैरान होते हुए कहा, तू अपनी कार ड्राइव कर रहा है? सरफराज के अगले सवाल पर वो चिढ़कर बोला, यार बात क्या है, मुझे सही से बता। भाई तू जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, जल्दी कर। उसकी बात पूरी होने से पहले ही फोन कट गया था।
जलाल ने एकदम कार को ब्रेक लगाई। वो दोबारा नंबर मिला रहा था मगर सरफराज फोन उठा ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसे सरफराज के नंबर से हॉस्पिटल का नाम और पता मैसेज आया था। उसने कार स्टार्ट करते ही स्पीड बढ़ा दी थी। ये क्या करें, आहिस्ता चलाए ना। बासमा ने डर कर उसका बाजू पकड़ा तो जलाल का ध्यान उसकी तरफ गया और फिर उसने फौरन कार की स्पीड कम कर ली थी। क्या कार उसके पास है? उससे फोन छीनकर अरबाज ने कड़े तेवरों से पूछा तो सरफराज ने हाँ में सर हिलाया। अरबाज ने गुस्से से दोबारा फोन उसे पकड़ाया। उसे कहना कि यहां मत आए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सख्त लहजे में कहता वो वापस मुड़ा जहां परीसा को इमरजेंसी में ले जाया गया था। आबिस तो बेचैनी से रूम के बाहर टहल रहा था। तभी नर्स वहां आई। क्या आप पेशेंट के साथ हैं? उसने आबिस से पूछा तो आबिस ने हाँ में सर हिलाया। आप क्या लगते हैं पेशेंट के? नर्स के अगले सवाल पर आबिस ने बेचैनी से कहा, मैं हस्बैंड हूं उनका, प्लीज बताएं वो ठीक है ना? आबिस के जुमले ने अरबाज के कदमों को साकित कर दिया था। वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। आप यहां से जल्दी पर साइन कर दें, उस नर्स ने कागज आबिस की तरफ बढ़ाते हुए कहा। देखिए सिस्टर, प्लीज उसे ठीक कर दें। जल्दी से साइन करके उसने कागज नर्स को वापस पकड़ाया था। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, बस दुआ कीजिए। नर्स उसे कहती अंदर चली गई थी। आबिस अपने बालों में हाथ फिरता पीछे हुआ था। अरबाज कदम पीछे लेता वहां से चला गया। मुझे बार बार तंग मत करो आबिस। आबिस के जहन में परीसा की आवाज गूंजी थी। क्यों ना तंग करूं? तुम हर बार खामोश हो जाती हो। खामोशी हर बात का जवाब नहीं होती परीसा। आबिस ने चिढ़कर कहा तो परीसा हंसी। तुम्हें रुखसती की इतनी जल्दी क्यों है? परीसा ने उससे पूछा तो वो एक्साइटेड होता बोला, ताकि तुम रोज मेरा इंतजार किया करो और वो भी मेरे कमरे में। जितने जज्बाती अंदाज में से ये बात की थी, माहम की हंसी सुनकर और परीसा की घूरती नजर देखकर वो एकदम खुशियाना सा हंस दिया था। अरे देखो परीसा, ये क्या कहना चाहते हैं कि ये हमेशा देर करेंगे? माहम ने मजीद उसकी बात का मतलब समझाया तो आबिस ने उसे चुप रहने का इशारा किया। जिस दिन तुम वक्त पर मुझे मुयस्सर आना शुरू होगे ना, हम रुखसती का सोच लेंगे। परीसा ने बात खत्म करते हुए कहा, अगर ये पूरी जिंदगी ना हुआ तो फिर रहना तुम ऐसे ही कंवारे बनकर। परीसा ये कहकर उठकर चली गई थी और माहम मुंह पर हाथ रख के अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। भाई, आपने गलत लड़की से निकाह कर लिया है, जो रुखसती के लिए शायद ही माने। बहुत अफसोस हुआ मुझे। माहम मसनूई दुख चेहरे पर सजाए बोलती वहां से भागी थी। मेरी पहली जॉब के एक्सपीरियंस के बाद ही रुखसती रख लेंगे, अपने रूम के दरवाजे में खड़ी परीसा ने कहा तो वो खुश हुआ था। चलो ये मानी तो सही। वो मुस्कुराया था और आंखों की नमी साफ करते वो परीसा के लिए अब दिल ही दिल में दुआ कर रहा था। तुम यही रहोगी बासमा, बाहर मत आना, उसे कहता वो कार से निकला था। सरफराज की आधी अधूरी बात सुनकर वो डर गया था। जल्दी से भागता वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और बिना आसपास की परवाह किए वो आगे बढ़ रहा था। तभी उसे ओटी के बाहर आबिस खड़ा नजर आया। वो एकदम उसकी तरफ गया। कहाँ है मेरा भाई? उसने पूछा तो आबिस ने मुड़कर उसे देखा। जलाल को देखकर उससे गुस्सा आया था। वो अरबाज और सरफराज की बातें सुन चुका था। जलाल की कार से परीसा को टक्कर मारी गई थी। मैं कुछ पूछ रहा हूं, कहाँ है मेरा भाई? जलाल ने बहुत ही कंट्रोल करते हुए पूछा तो आबिस ने गुस्से से उसे पीछे धकेला। अगर परीसा को कुछ भी हुआ ना जलाल, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर गुजरूंगा। आगे बढ़कर उसका गिरबान पकड़ता आबिस बोला तो जलाल ने एक झटके से अपना गिरबान छुड़वाया। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, उसे वार्निंग देता वो बोला तो उसे अरबाज आता दिखाई दिया। भाई आप ठीक हैं? वो एक दौड़ता उसके पास गया तो तभी अरबाज का हाथ उठा। जलाल ने अरबाज के हाथों थप्पड़ खाकर बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया था। तुमने ये क्यों किया जलाल, क्यों? अरबाज ने एक और थप्पड़ मारते हुए पूछा तो जलाल ने कदम पीछे लिए। उसकी आंखों में गुस्सा था, डर था, जो अरबाज ने तब नोट किया जब वो उस पर बेयकीनी देख चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो आगे बढ़ा मगर जलाल वापस मुड़ता तेज तेज कदम उठाता वहां से चला गया। अरबाज ने अपना सर थाम लिया था। जलाल पार्किंग में आया तो कार खाली देखकर फौरन आगे बढ़ा। बासमा बासमा को पुकारता हुआ कार चेक कर रहा था। पिछली सीट पर उसे एक नोट मिला था। पहला टारगेट अटेम्प्ट टू मर्डर, दूसरा जेल और तीसरा सबका भरोसा गंवा दिया और चौथा सबसे प्यारी चीज ऑफ कोर्स योर वाइफ, वो भी तुमसे दूर। उसने उस नोट को मुट्ठी में भेजते हुए कार के शीशे पर मुक्का मारा था। मुझे यहां छोड़कर चले गए, लेकिन ये अंदर क्यों गए हैं? हॉस्पिटल बिल्डिंग को देखती हुए अपने आप से बातें कर रही थी। तभी उसका फोन बजा तो उसने फोन पर अनजान नंबर देखते हुए बजने दिया। मुसलसल फोन बज रहा था। बासमा ने तंग आते हुए फोन उठा लिया था।
बहुत नखरे करने आ गए तुम्हें बासमा। अरफा की आवाज को पहचान कर उसने खौफ से अपने आसपास देखा तो उससे कुछ फासले पर खड़ी नजर आई। अरफा ने उसे देखकर फ्लाइंग किस पास की तो बासमा ने डर कर लॉक दरवाजे को कस कर पकड़ लिया था। अरे अरे डर क्यों रही हो, मैं कुछ तुम्हें थोड़ी ना करने वाली हूं। अरफा मसनूई फिक्र से बोली थी जबकि बासमा की नजरें अब जलाल को तलाश कर रही थी। अब तुम तो बोल नहीं रही, चलो असल बात की तरफ आते हैं। जानती हो इस हॉस्पिटल में कौन है? तुम्हारी फेवरेट परी साहबी, जो किसी भी वक्त ऊपर पहुंच जाएंगी। किसी ने बहुत ही बुरा एक्सीडेंट किया है उसका। अरफा ने यह कहकर कॉल कट कर दी। बासमा ने उसकी तरफ देखा तो वो बाइक का इशारा करती एक कार की तरफ चली गई थी। बासमा परेशानी से अपने हाथों को मसल रही थी, फिर बिना कुछ सोचे वो दरवाजा खोलकर बाहर आई। अब वो तेज तेज चलती आगे बढ़ रही थी कि तभी माइक अचानक उसके पास आया। हाय ब्यूटी। हाथ हिलाता वो मुस्कुरा कर बोलता आगे बढ़ा तो बासमा ने फौरन अपने कदम पीछे लिए थे। माइक ने तो हाथ में पकड़ी बोतल से उसके सर पर वार किया तो बासमा पल भर में अपने होश खोकर नीचे गिर पड़ी थी। आसपास लोग उसकी तरफ मुड़े थे। माइक चेहरे पर परेशानी सजाए नीचे झुका। मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे उठाता वो लोगों को जवाब देकर बाहर निकलाया था। अरफा ने उसे बासमा को दूसरी कार में लेटाते देखा तो बाहर आई, मगर उससे पहले ही वो कार को चला चुका था। माइक, वो गुस्से से बोली थी, फिर उसका पीछा करने लगी। जैसे ही रास्ता सुनसान हुआ तो माइक हंसा था। तुम्हें क्या लगा था अरफा कि तुम मुझे फंसाकर तुम खुद बच जाओगी? अब जब बासमा नहीं मिलेगी तो तुम्हारा वो पागल शेवी तुम्हारा ही खून पी जाएगा। वो कहके लगाता हंस रहा था। बीच रास्ते में खड़ी कार को देखकर उसने ब्रेक लगाए। अरफा को तो वो चकमा देकर पीछे छोड़ आया था और सामने खड़ी कार को देखकर वो गुस्से से बाहर आया। पागल हो क्या? बीच रास्ते में क्यों कार खड़ी की है तुमने? वो गुस्से से बोला तो तभी कार का दरवाजा खुला और अंदर से निकलते ताबिश को देखकर माइक के कदम वापस हुए थे, मगर गोली की आवाज पर वो अंदर तक लरस गया था। ताबिश ने आगे बढ़कर उसे गिरेबान से पकड़ा। तुमने इसे हाथ भी कैसे लगाया? हाँ, अपनी गिरफ्त मजबूत करता वो बोला तो उसके लहजे से माइक को खौफ आया था। वो मुझे अरफा ने। माइक अब समझ गया था कि ताबिश के बारे में जितना उसने सुना था वो कम था। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस बात पर मैं यकीन कर लूंगा? ताबिश ने जिस अंदाज में पूछा तो माइक को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। फोन करो उसे और वहां बुलाओ जहां जाने का प्लान था। कार के बोनट की तरफ उसे धक्का देकर वो बोला तो माइक ने पॉकेट से फोन निकाला। ताबिश कार की तरफ बढ़ गया था। बासमा को देखकर उसका जहन सब दोहरा गया था। बासमा की जानब बड़ा अपना हाथ उसने बीच में ही रोक लिया था। मुझे माफ कर देना मेरी गुड़िया। उसे उठाकर वो अपनी कार की तरफ बढ़ गया और कार स्टार्ट करते ही उसने अगला फायर किया और इस बार निशाने पर माइक की कार का टायर था। तुम दोनों वहां नहीं आए तो सोच लेना अगली बार न हवा में गोली जाया होगी और न ही किसी कार के टायर पर। उसे धमकी देता वो कार स्टार्ट कर चुका था। जलाल मेरी बात सुन यार। इससे पहले कि जलाल दोबारा शीशे पर मुक्का मारता सरफराज ने उसके हाथ को पकड़कर रोका। सब प्री प्लानिट था। वो घटिया लड़की अपनी बहन की भी दुश्मन निकली। जलाल ने गुस्से से कहा, यार मेरी बात सुन, यहाँ कैमरा लगा है, हम सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, मालूम हो जाएगा कि भाभी को कौन लेकर गया है। जलाल जानता था कि यह काम अरफा का है, लेकिन उसे भी सबूत चाहिए थे ताकि वो उसे हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर कर सके। ये देख यार, भाभी तो कार से खुद निकली है। वो लोग सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे जब बासमा उन्हें कार से निकलकर बाहर जाती दिखाई थी। सरफराज वो डरी हुई थी। जलाल ने अपनी मुठ्ठियां बीचते हुए कहा, जलाल ये तो मेहताब है। कार की पिछली सीट पर एक पर्ची फेंकते शख्स को वो पहचान चुके थे। वो विकी का बंदा था। विकी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जलाल वहां से यह कहकर निकलता चला गया और सरफराज भी उसके पीछे भागा था। शी इज फाइन नाउ। कुछ देर तक उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर ने बाहर आकर जैसे ही कहा तो उनके अल्फाज ने बाहर खड़े दोनों लोगों को जैसे जिंदगी दे दी थी। क्या मैं देख सकता हूं उन्हें प्लीज? आबिस ने बेचैनी से कहा। उन्हें रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, उसके बाद आप लोग मिल सकते हैं। डॉक्टर उसके कंधे पर हाथ रखकर यह कहकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद परीसा को रूम से बाहर लाया गया। वो अभी तक बेहोश थी। अरबाज ने उसके चेहरे को आखिरी बार देखा था। अपनी मोहब्बत को उस लम्हे में कैद करना चाहता था। वो मुसलसल परीसा पर नजरें जमाए था। आबिस भी उसके साथ साथ चल रहा था। वार्ड में लाकर परीसा को बेड पर मुंतकिल करने के लिए आबिस खुद आगे आया था। इन्हें कुछ देर तक होश आ जाएगा, ध्यान रहे कि इनसे ज्यादा बात नहीं करनी। नर्स ये कहकर वहां से चली गई थी। आबिस ने अरबाज की तरफ देखा जिसने नजरों का रुख बदल लिया था।
आबिस उसे सख्त बातें नहीं सुना सकता था। परीसा ने हमेशा उसकी इज्जत की थी तो वो जलाल की वजह से उससे बदतमीजी नहीं कर सकता था। उसने परीसा के माथे के जख्म को देखते हुए दुख दर्द से आंखें बंद कर ली थी। फिर झुककर उसके माथे पर नरमी से लब रखता हुआ उसका हाथ थाम कर बैठ गया था। उसके दाएं हाथ और टांग पर चोट थी। अरबाज के लिए मुश्किल हो रहा था अब वहां खड़े रहना, इसलिए वो एक्सक्यूज करता बाहर आ गया था। बाहर आते ही उसने अपनी आंख में आया आंसू साफ किया और फिर मुस्कुरा दिया। वो परीसा के होश में आने के बाद ही जलाल के पास जाने का इरादा रखता था। तुम हर बार मेरा इम्तिहान लेती हो परीसा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? उसकी नजर चेहरे पर नजर जमाए आबिस आहिस्तगी से बोला। परीसा की उंगलियों में हरकत हुई थी। उसने जैसे ही परीसा का हाथ होंठों से लगाया तो परीसा ने आंखें खोल दी। तुम मेरे बेहोश होने का फायदा उठा रहे हो आबिस, वो कमजोरी भरे लहजे में बोली तो आबिस मुस्कुराया। मैंने अब एक फैसला किया है परीसा, तुम शायद पूरी जिंदगी मुझे इंतजार की सूली पर लटकाए रखने का इरादा रखती हो, इसलिए अभी इसी वक्त तुम्हारी मेरे साथ रुखसती हो रही है। अगर तुमने इनकार किया तो अम्मी को इस एक्सीडेंट की खबर दे दूंगा। आबिस तो सिर्फ फैसला सुनाते हो कहा तो वो बोली, क्या तुम अब भी अपना खर्चा बचाना चाहते हो आबिस? निकाह भी तुमने ऐसे ही किया था और अब रुखसती भी ऐसे ही। परीसा आंखें खोलते उसका चेहरा देखना चाहती थी और अल्लाह ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी थी। तभी वो आबिस के फैसले पर अपने अंदाज में इकरार भी कर चुकी थी। हाँ तो सईदा आंटी भी तो अपने तीनों बेटों का रिश्ता लेकर पहुंच गई थी, जबरदस्ती जोड़ बनाने तो मैं कैसे अपनी मोहब्बत को किसी और को दे देता? उसने मुंह बनाते हुए कहा तो परीसा मुस्कुराई। उसके सर में दर्द की लहरें उठी तो वो सिसकी थी। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं? वो उठने लगा तो परीसा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूं। मैं जलाल के खिलाफ FIR कटवाऊंगा परीसा, उसे सजा मिलेगी जो उसने किया है। आबिस गुस्से से बोला तो अंदर दाखिल होते अरबाज के कदम वहीं रुके थे। परीसा ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, यह सब जलाल ने नहीं अरफा ने किया है। उसकी आंखों में तकलीफ से आंसू भर आए थे और इस बार तकलीफ जख्मों की नहीं थी। क्या मतलब, अरफा ने? आबिस ने नासमझी से पूछा। हाँ, वो आई थी मेरे पास, उसने जलाल पर इल्जाम लगाए। उस दिन पहली बार मैंने जलाल पर यकीन किया था। मुझे मेरी बहन के झूठ नजर आए थे। बासमा के बारे में सब जानकर भी उसे इतनी मोहब्बत और इज्जत देने वाला किसी लड़की को। आबिस ने उसके आंसू साफ किए। मैं वजह जानना चाहती थी आबिस के वो क्यों जलाल के बारे में ऐसा कह रही थी। वो अकेली नहीं थी, उसका फोन चेक किया मैंने तो बहुत कुछ अजीब मिला मुझे। मैंने जलाल को बुलाया था पाकिस्तान ताकि वो अपनी मुजरिम को अपनी आंखों से देख ले। परीसा की बात पर अरबाज को भी हैरत का झटका लगा था। परीसा, क्या आपने जलाल को धमकी? उससे पूछा तो आबिस ने भी मुड़कर अरबाज को देखा। नहीं अरबाज सर, आपके भाई पर मेरी धमकी असर नहीं करती। वो अरफा थी जो उसके खिलाफ प्लान बना रही थी। मैंने उसे सब बताया था लेकिन मैं एक जगह चूक गई थी। अरफा मेरे घर से चली गई और मुझे पता भी न चल सका। परीसा के चेहरे पर तकलीफ देकर आबिस ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अभी तुम आराम करो परीसा। आबिस, मेरा सेलफोन। परीसा ने अपना फोन मांगा तो आबिस ने उसका फोन पॉकेट से निकाला। सरफराज उसकी चीजें उठा लाया था। उसके फोन की स्क्रीन टूट गई थी लेकिन टच काम कर रहा था। सुनो, जलाल को ये पिक्चर भेज दो, उसने बेहोशी में जाते हुए कहा तो आबिस को चेहरे के नकुश समझ नहीं आए लेकिन अरफा की तस्वीर थी किसी लड़के के साथ। अरबाज ने आगे होकर फोन में देखा और अगले ही पल वो फौरन वहां से बाहर निकला था। उसे परीसा की बात आज समझ आई थी। उसका मान और भरोसा भी आज बुरी तरह टूटा था। आबिस वो तस्वीर भेज चुका था तो अरबाज को भी अब जलाल के पास जाना था। जानता था कि उसका भाई ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। विकी के गार्ड्स को रास्ते से हटाता वो गुस्से में अंदर दाखिल हुआ था। उतनी परेशानी में भी सरफराज को जलाल की ये दहशत देखकर दिल ही दिल में अनजानी सी खुशी हुई थी। घर में दाखिल होते ही वो चिल्लाकर बोला, विकी कहाँ है? एक मुलाजिम ने डरते डरते कहा, साहब वो ऊपर कमरे में है। जलाल जल्दी से सीढ़ी चढ़ता ऊपर गया। दरवाजे को लात मारकर खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो विकी को रॉकिंग चेयर पर सुकून से झूलता देखकर आगे बढ़ा। जलाल, आगे तुम? मुझे पता था कि तुम यहीं आओगे। बताओ क्या लोगे? बहुत थक गए होगे ना तुम? वो जलाल का गुस्सा मजीद बढ़ा रहा था। जलाल ने आगे बढ़कर उसे गिरेबान से पकड़कर खड़ा किया। कहाँ है मेरी बीवी, बताओ। उसके सवाल पर विकी हंसता चला गया। जलाल ने उसके हंसने पर उसे झटका देकर दीवार में मारा था।
खून की एक लहर विकी के माथे से निकली, मगर वो अब भी मुसलसल हंस रहा था। जलाल उसे मारना शुरू हो चुका था, मगर वो ढीठ बना हंसता रहा। कमरे से बाहर फेंककर जलाल ने उसे एक ठोकर मारी। विकी ने खड़े होते हुए जलाल को ऐसी नजरों से देखा जैसे पूछ रहा हो कि बस इतना ही दम था। जलाल ने उसको गिरबान से पकड़कर उसका सर दीवार में मारना शुरू कर दिया तो सरफराज डर गया। जलाल क्या कर रहा है यार, मर जाएगा ये। सरफराज ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसकी नजरें तो सामने वाले पर थी। कहां है मेरी बीवी? उसका सर दीवार में मारता हुआ धाड़ा तो सरफराज भी डर गया था, जबकि विकी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम्हारी कमजोरी बहुत मुश्किल से हाथ लगी है जलाल, उसके साथ वही होगा तुमने मेरे भाई के साथ किया। हाथ की पूछ से मुंह से निकलने वाला खून साफ करता वो बोला तो जलाल ने उसे सीढ़ियों से नीचे फेंका। उतनी तकलीफ में भी विकी हंस रहा था। यार बस कर, ये झूठ बोल रहा है, भाभी इसके पास नहीं। सरफराज ने जलाल को बाजू से पकड़ते हुए कहा। ये देख सरा। जलाल ने मुट्ठियां बिछी और सीढ़ियां उतरता बाहर की तरफ निकल गया। विकी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर मरने का इतना ही शौक है तो छत से कूद जाओ। मेरे दोस्त को क्यों कत्ल के इल्जाम में फंसवाना चाहते हो? उसके जख्म पर गलती से पांव रखता वो बोला तो विकी के चिल्लाने पर फौरन सॉरी करता हुआ पीछे हुआ। सॉरी भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, तुम अब आराम करो। विकी को उठते देकर वो ये कहकर भाग गया था और पीछे विकी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। जलाल देख मेरी बात सुन। वो अपनी कार के पास सर थामे खड़ा था। यार तू हॉस्पिटल जा भाई के पास, उन्हें उससे मिलने नहीं देना और मैं बासमा को लेकर घर आ जाऊंगा। इस बार जब वो बोला तो सरफराज को वो बहुत दुख में लगा था। नहीं जलाल, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा। सरफराज ने जिद की तो जलाल ने उसे गले लगाया। थैंक यू यार, तुमने दोस्ती से भरोसा नहीं उठने दिया मेरा। उसकी आवाज में सरफराज को भारीपन महसूस हुआ था। तू मेरा जिगर है जलाल, तुझे कैसे छोड़ सकता हूं? सरफराज ने उसे पुकारा तो उसकी पीठ थपकता वो अपनी कार में बैठ गया। फोन वो सरफराज के हाथ से ले चुका था। तुम्हारा दुश्मन ये है जलाल, अरफा जो तुम्हारे साथ कर रही है सब इसकी वजह से कर रही है। तस्वीर और परीसा का मैसेज बार बार उसके जहन में गूंज रहा था। अपनी कार रोकता वो चिल्लाया था और फिर खुद पर सख्ती का खोल चढ़ाकर वो सीधा हुआ। अपने फोन में उसने आज कई सालों बाद वो नंबर मिलाया था। हाँ जलाल बोलो, मैं घर पर हूं, आ जाओ तुम यहीं। दूसरी तरफ वो भी जैसे उसी का वेट कर रहा था। ताबिश ने यह कहकर फोन बंद कर दिया और जलाल ने कार स्टार्ट करके फुल स्पीड पर छोड़ दी थी।